नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के नोट्स को देख लिया था। आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यू उन्हें देखेंगे। तो इस क्रम में हमारा जो पहला प्रश्न है, और ये क्वेश्चन देखते हुए हम कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, या ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी ने रांची में अपने सम्मेलन में 1934 में यह विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करे। तो इस हिसाब से अपना जो पहला क्वेश्चन है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है एम एन रॉय, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एम एन रॉय। एम एन रॉय ने 1934 में यह विचार इन्होंने प्रस्तुत किया कि जो है संविधान निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन अंग्रेजों के द्वारा सन 1942 में भेजा गया था और यही वह मिशन था अंग्रेजों के द्वारा यही पहला ऐसा डेलीगेशन था जिसके द्वारा कहा गया था कि भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो यह ऐसा पहला डेलीगेशन था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि करे। तो क्रिप्स मिशन में जो है ये जो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो यह भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे, ये चीज तो थी, लेकिन यह जो बोल रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं में ही नामित सदस्य होंगे, यह गलत है। उसमें कहा गया था कि प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित सदस्य होंगे। ठीक है, तो यह पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से केवल बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, केवल बी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्रिप्स मिशन के बारे में देखते हैं। मार्च 1942 में भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स किसके नेतृत्व में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में शामिल थे, क्या थे? पहला था युद्ध की समाप्ति पर। कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध? सेकेंड वर्ल्ड वार। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था जो 1939 से 1945 तक चला था। तो अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, नामित नहीं, निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य और भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। तीसरा,
भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। और चौथा, यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग से संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि करे। यह जो था, ये अंग्रेजों की कितनी बड़ी चाल थी भारत को कई खंडों में तोड़ देने की, कि हर कोई अपना अलग संघ बनाए, अलग संविधान बनाए। तो यह पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमारी उस समय के प्रतिनिधि मंडल ने इसे स्वीकार नहीं किया था। तो इस हिसाब से केवल कथन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह 10 लाख। कहाँ है? ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि नामित होता था, निर्वाचित होता था। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। कब आया? 1946 में। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व किसके आधार पर होना था? जनसंख्या के आधार पर। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946 में। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो यह 3 तो थे, लेकिन यह नहीं थे। और क्रिप्स मिशन इनके नेतृत्व में आया था। कब आया था? 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। बिल्कुल गलत। क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। बिल्कुल गलत। फिर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ये सही है। और आखिरी देखने की जरूरत नहीं है। किसके तहत जो है यह हमारा संविधान सभा गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन 1946। अगला देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और वायसराय इसका पदेन अध्यक्ष होता था कार्यपालिका परिषद का। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या जगजीवन राम? तो सही जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इसके मेंबर नहीं थे। सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम इसके मेंबर थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। किस तिथि को किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। यह हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 46 को, 22 अगस्त 46 को, 25 अगस्त 46 को या 23 अगस्त 46 को? इसका सही जवाब है 24 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हिंदू मुस्लिम थे, दोनों सदस्यों की संख्या समान होनी थी। दूसरा है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो यह तो सही है। वेवेल योजना कब आई थी? 1945 में।
तो विवेल योजना में यह तो कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम जो है ये दोनों बराबर बराबर रहेंगे, लेकिन यह विचार नहीं था उसका कि भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो कारण गलत हो गया, कथन सही हो गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जो जरूरी एक्सप्लेनेशन होगा मैं उसे जरूर पढ़ूंगा और आप ध्यान से देखते रहेंगे। अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और कुछ प्रस्ताव रखे। जून 45 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। कब? जून 45 में। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर, किसको किसको? वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों द्वारा खुद संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है और कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? कहीं कहीं देता है असत्य, तो ये सब चीज ध्यान देना है, तुरंत इसको मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य यानी सही है? देखिए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। वयस्क मताधिकार, वाह, ये तो संभव ही नहीं है। अंग्रेज थे, इतने अच्छे थे, तो उनका विरोध क्यों होता था? वयस्क मताधिकार नहीं था। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन था? नहीं यार, वो तो विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थी, तो ये भी गलत हो गया। वो बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल कई दल थे उसमें। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो बिल्कुल कार्य किया अनेक समितियों के माध्यम से। तो मेरे हिसाब से तो केवल 3 और 4 होना चाहिए, तो 3 और 4 ही है भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो यह गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो यह गलत है क्योंकि बहुदलीय थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य कर रही थी, तो यह सही है। तो केवल ए और डी सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है, बाबा साहब अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। 7 सदस्यीय समिति थी। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया ही गया होगा। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो यह तो बिल्कुल गलत है। और इस चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी केवल यही गलत है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी वाला कथन गलत है, क्योंकि कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित किया गया था। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद के क्वेश्चंस को अगले क्लास में देखेंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी, आपको भी बोझिल लगेगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। गलत जवाब। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। गलत जवाब। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। गलत जवाब। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।